क्या आपको पता है कि अगर आपको कोई झापड़ मार देता है या इवन झापड़ मारने की धमकी देता है तो दैट इज इवन कंसिडर्ड एज रॉन्गफुल एक्ट एंड आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकते हैं। नहीं पता है मतलब आपने लॉ ऑफ टॉर्ट्स नहीं पढ़ा है। सो हे एवरीबॉडी, आई एम सी एस शिखा अग्रवाल एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आवर एमसीक्यूज ऑफ आवर वन ऑफ द टॉपिक ऑफ लीगल एप्टीट्यूड विच इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अगर आपने लॉ ऑफ टॉर्ट्स की रेगुलर क्लास नहीं की है तो मेरे यूट्यूब में फ्री क्लासेस अवेलेबल है जिससे आप पूरा लॉ ऑफ टॉर्ट्स बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में सिंप्लीफाइड मैनर में समझ सकते हैं। अगर आपको उसकी लिंक चाहिए प्लेलिस्ट की तो प्लीज मुझे पर्सनली मैसेज करें, आई विल सेंड यू द लिंक। सो दिस वीडियो इज स्पेसिफिक फॉर डिस्कशन ऑफ एमसीक्यूज। सो आज की क्लास में हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द लाइबिलिटी ऑफ मास्टर फॉर द एक्ट ऑफ सर्वेंट इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज कॉल्ड। अगर सर्वेंट के एक्ट के लिए मास्टर लायबल होता है तो इसे क्या बोला जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी, सेकंड ऑप्शन इज टॉर्टियस लायबिलिटी, थर्ड ऑप्शन इज वाइकेरियस लायबिलिटी एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको इतने प्यारे हैंड रिटन नोट्स बना करके आप लोगों को ये कंसेप्ट समझाया था वाइकेरियस लायबिलिटी का। वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब होता है कि गलती किसी और की पर सजा किसी और को मिल रही है। इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा आप लोगों के लिए कोट भी कहा था कि अर्ज किया है हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो कि मार तू का है फिर पर गलती मेरी हो। राइट। सो वाइकेरियस लाइबिलिटी का कंसेप्ट यही है कि कांड किसी और ने किया मतलब रॉन्गफुल एक्ट किसी और ने किया है और लाइबिलिटी किसी और के ऊपर आ रही है। और ये किस तरह के सिचुएशन में आती है? जैसे प्रिंसिपल एजेंट के, मास्टर सर्वेंट के। तो इस तरह के रिलेशनशिप में पार्टनर्स, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, इसमें एक आता है मास्टर एंड सर्वेंट। तो इस तरह के केसेस में इवन सर्वेंट के गलत काम के लिए उसका जो अल्टीमेटली मास्टर होता है वो लायबल होता है। तो ऑब्वियसली इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सर्वेंट के काम के लिए जो मास्टर लायबल होता है, इस लायबिलिटी को क्या बोला जाता है? इस लायबिलिटी को बोला जाता है वाइकेरियस लायबिलिटी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि डैमेजेस अवॉर्डेड फॉर टॉर्टियस लायबिलिटी आर। टॉर्टियस लायबिलिटी के केस में जो डैमेजेस अवार्ड होते हैं, जो कोर्ट डैमेजेस अलाउ करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? लिक्विडेटेड बोलते हैं, अनलिक्विडेटेड बोलते हैं कि पीनल डैमेजेस बोलते हैं कि ऑल ऑफ द अबव बोलते हैं? तो इसको भी मैं आप लोगों को अपने हैंड रिटन नोट्स के द्वारा समझाना चाहूंगी। यहाँ पर मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएट करवाया था लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के बीच में, जहाँ आप लोगों को समझाया था कि जब कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है तो कॉन्ट्रैक्ट के केस में दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वो लोग आपसी सहमति के साथ डिसाइड करते हैं कि अगर ब्रीच हुआ तो डैमेज क्या मिलेंगे। तो ये क्या होता है? ये पहले से फिक्स रहता है, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज डिसाइड करते हैं, तो उसे बोला जाता है लिक्विडेटेड डैमेजेस। बट टॉर्ट के केस में क्या होता है? पहले से पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट तो होता नहीं है, तो पहले से फिक्स नहीं रहता है कि अगर नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई कितनी मिलेगी, मतलब उसको भरपाई करने के लिए कॉम्पेंसेशन कितना मिलेगा। सो दिस इज नॉट प्री एंडेड, दिस इज नॉट प्री फिक्स्ड, दिस इज नॉट प्री डिसाइडेड। बट जैसे ही अगर कोई किसी के साथ टॉर्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको झापड़ मार दिया तो आपने मेरे अगेंस्ट कोर्ट में केस कर दिया, तो यहाँ कोर्ट डिसाइड करती है कि आपको डैमेज कितना मिलेगा। तो ये जो डैमेजेस होते हैं टॉर्ट के केस में, ये पहले से डिसाइडेड नहीं होती, कोर्ट डिसाइड करती है, इसीलिए इसको बोला जाता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो मैम इसका आंसर क्या होगा कि टॉर्ट के केस में कौन से डैमेजेस मिलते हैं? टॉर्ट के केस में मिलते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टॉर्ट इज द वायलेशन ऑफ right in personam, right in rem, both right in personam, right in rem, neither right in personam, right in personam, right in rem। देखो, तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा राइट इन पर्सनम क्या होता है, राइट इन रैम क्या होता है। वैसे तो ये हमारी डिटेल क्लास, हमारी रेगुलर क्लास में डिटेल में समझा, बट अभी मैं ब्रीफली एकदम शॉर्ट में क्रिस्प तरीके से एक्सप्लेन कर देती हूँ। राइट इन पर्सनम मतलब एक पर्सन के अगेंस्ट राइट, स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट राइट। और ये कब होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्रिएट होता है कि मैंने मान के चलो शाहरुख खान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उसका बंगला खरीदने का, तो यहाँ मेरे को शाहरुख खान के अगेंस्ट राइट है, शाहरुख खान को मेरे अगेंस्ट राइट है। तो पूरी दुनिया के अगेंस्ट हमें राइट नहीं, हमें सिर्फ एक दूसरे के अगेंस्ट राइट है, ऐसे बोला जाता है राइट इन पर्सनम। और ये कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में अराइज होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट राइट इन रैम, राइट इन रैम टॉक्स अबाउट, राइट इन रैम मीन्स राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। मतलब अगर मैं ये बोलूँ ये फोन मेरा है, मतलब इस फोन में मेरा राइट पूरी दुनिया के अगेंस्ट है, ये फोन मेरी बिना परमिशन के मेरे से कोई छीन नहीं सकता। सो बेसिकली राइट इन रैम चीजों को लेकर के होता है, थिंग्स को लेकर के होता है। वाई? बिकॉज अगर ये चीज मेरी है तो मेरे पास इसके लिए राइट है पूरी दुनिया के अगेंस्ट। सो दिस इज नोन एज राइट इन रैम, मतलब राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। तो टॉर्ट के केस में अब मुझे क्या कोई ऐसे आके झापड़ मार सकता है क्या? ऑब्वियसली नहीं। मेरे घर में कोई बिना परमिशन के घुस सकता है क्या? ऑब्वियसली नहीं। तो वो क्या है? मेरा राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड है। तो इससे आपका दो कंसेप्ट क्लियर होता है कि टॉर्ट के केस में जो राइट होता है ना वो होता है राइट इन रैम,
और जो कॉन्ट्रैक्ट के केस में राइट अराइज होता है ना, वो होता है राइट इन पर्सोनम। तो यहाँ टॉर्ट की अगर बात करें तो टॉर्ट के केस में कौन से राइट का वायलेशन होता है? ऑब्वियसली राइट इन रैम का वायलेशन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट इन रैम। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट अराइजेस इन केस ऑफ sovereign functions, non sovereign, both of the above, none of the above। ठीक है, अगर इसमें गड़बड़ी की है ना तो भगवान माफ नहीं करेगा। ये तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है, वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। यहाँ पर स्टेट मतलब गवर्नमेंट की बात चल रही है। तो अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट डिटरमाइन करने के लिए ये देखा जाता है कि जो रॉन्गफुल एक्ट हुआ वो उसका सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म करते वक्त हुआ कि नॉन सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म करते वक्त हुआ। सॉवरेन फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट नेचर के होते हैं जो कंट्री को चलाने के लिए जरूरी होते हैं, जैसे नेवी, आर्मी, making or peace or war, defense, foreign affairs, all these things are very important nature to run a country. That is why अगर sovereign function करते वक्त उनके साथ कोई wrongful act हो जाता है तो state की कोई vicarious liability नहीं आती है। but अगर non sovereign functions की बात करें, मतलब basically commercial activities other than sovereign functions which can be delegated to private individuals, right? so अगर non sovereign functions की बात करें तो इस केस में अगर वो लोग कोई गलत काम करते हैं तो state will be vicariously liable। आपको बताना है कि वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट किस केस में आएगी, सॉवरेन फंक्शन के केस में आएगी कि नॉन सॉवरेन फंक्शन में? तो आंसर इज नॉन सॉवरेन फंक्शन के केस में आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा मैम? वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट अराइजेस इन केस ऑफ non-sovereign function. Option number B is the correct answer. I hope everybody is crystal clear. With this, we are done with question number 4. Moving towards next question. Question number 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. And the question is, remedy available in torts are. torts में आपको कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल होती है? मतलब अगर आपके साथ टॉर्ट होता है, मान के चलो आपके घर में कोई बिना परमिशन के पी करके घुस गया, तो अब आपके पास उसके अगेंस्ट क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होगी? सेल्फ डिफेंस, री एंट्री, डिस्ट्रेस्ड, डैमेज फीसेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो लेट मी टेल यू कि देर आर वेरियस लाइबिलिटीज अवेलेबल इन केस ऑफ टॉर्ट। बहुत सारी लाइबिलिटीज अवेलेबल होती हैं, जैसे कि कुछ जुडिशियल रेमेडीज और कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। जुडिशियल रेमेडीज जो कोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे डैमेजेस, इंजंक्शन, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज जो हम खुद अपने आप की हेल्प कर सकते हैं, जिसके लिए हमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ये सारी रेमेडीज हम खुद ले सकते हैं, जैसे कि सेल्फ डिफेंस, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास, री एंट्री, रिकैप्शन ऑफ गुड्स, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस और डिस्ट्रेस, डैमेज, फीसेंट। तो इतनी सारी रेमेडीज अवेलेबल होती हैं अगर आपके साथ टॉर्ट होता है तो यहाँ पर पूछा है टॉर्ट के केस में कौन सी रेमेडीज अवेलेबल होती है? सेल्फ डिफेंस मतलब अपना खुद का बचाव करना, बिल्कुल। री एंट्री ऑन लैंड, अगर आपका जमीन कोई हड़प लेता है तो आप वापस री एंट्री कर लो। डिस्ट्रेस, डैमेज, फीसेंट। डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट का मतलब होता है कि अगर आपके जमीन में कोई बिना परमिशन के घुस गया, कोई चीज या कोई सामान किसी का, या फिर किसी का कोई लाइवलीहुड, जैसे अगर किसी की गाय मेरे गार्डन में घुस के मेरा गार्डन पूरा खा गई, तो मेरे पास राइट है कि मैं जब तक नुकसान की भरपाई ना हो जाए मैं उसकी गाय जब्ती करके रख लूं। तो डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट का मतलब कि अगर किसी के कोई सामान या किसी पर्सन की वजह से आपका नुकसान होता है तो आप उसको फॉर द टाइमिंग आप उसको जब्ती करके लियन करके रख सकते हैं, जब तक कि अब सामने वाला बंदा आपको आपके नुकसान की भरपाई नहीं कर देता। दिस इज नोन एज डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट। तो क्या ये तीनों डैमेजेस अवेलेबल है? बिल्कुल तीनों डैमेजेस अवेलेबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो इससे हमारे डे 9 के पांचों एमसीक्यू सॉल्व हो गए हैं। अब हम लोग बहुत प्यारे प्यारे डे 10 के और 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 डे 10 का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टॉर्ट इज अ ब्रीच ऑफ प्राइवेट राइट, ब्रीच ऑफ पब्लिक राइट, बोथ ऑफ द वर्ब, नन ऑफ द वर्ब। हमें पहले ही पता है कि टॉर्ट क्या है, एक सिविल लॉ है, इट इज नॉट अ क्रिमिनल लॉ। बिकॉज क्रिमिनल लॉ में क्या होता है ना, देखो यहाँ पर जब मैं आपको सिविल और क्रिमिनल लॉ समझा रही थी तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि क्रिमिनल रॉन्ग को हम एक पब्लिक रॉन्ग मांगते हैं। क्यों? क्योंकि हम उससे मानते हैं, जैसे अब मैंने कोई क्राइम कर दिया, मैंने नहीं, मान के चलो किसी एक बंदे ने, शाहरुख खान ने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, तो मर्डर करने से क्या सिर्फ जिस बंदे का मर्डर हुआ है उसी को फर्क पड़ेगा कि उसकी पूरी फैमिली को, उसकी पूरी कम्युनिटी को, पूरे सोसाइटी को फर्क पड़ेगा? बिकॉज ये बहुत सिग्निफिकेंट नेचर के क्राइम होते हैं। तो क्राइम के केस में ना पूरी सोसाइटी को, पूरी स्टेट को फर्क पड़ता है, इसीलिए इसको पब्लिक रॉन्ग बोला जाता है। बट नॉर्मली मैंने किसी को झापड़ मार दिया तो सामने वाले को कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द थिंग इज दैट टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, एंड सिविल रॉन्ग को हम प्राइवेट रॉन्ग भी बोलते हैं क्योंकि इससे सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन को इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आपके टॉर्ट में आपके कौन से राइट का ब्रीच हुआ? ऑब्वियसली आपके प्राइवेट राइट का ब्रीच हुआ। ये जो
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रीच ऑफ प्राइवेट राइट। वाई? बिकॉज टॉर्ट के केस में इट इज नोन एज प्राइवेट लॉ एंड इसको प्राइवेट राइट ही माना जाता है। अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो ये माना जाता है कि आपने पब्लिक राइट का ब्रीच किया। आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर। तो टॉर्ट इज अ ब्रीच ऑफ प्राइवेट राइट। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टॉर्ट? और आपको पता होगा अपन ने 3 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट पढ़े हैं। वन इज रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, अनदर इज लीगल डैमेज एंड थर्ड इज लीगल रेमेडी। लेकिन इसमें ऑप्शन थोड़े कंफ्यूजिंग है। कैसे ऑप्शन है रॉन्गफुल एक्ट? रॉन्गफुल एक्ट जरूरी है कि हाँ मैडम जरूरी है। डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम, तो ये है डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम। एंड लास्ट इज लीगल रेमेडी। तो लीगल रेमेडी जरूरी है क्या? हाँ, ये भी है, ये भी है। तो अब इन दोनों में से आपको डिसाइड करना है। तो इन दोनों में से कैसे डिसाइड करोगे? देखो, डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब होता है डैमेज विदाउट इंजरी, और इंजीरिया साइन डैमनम का मतलब होता है इंजरी विदाउट डैमेज। और आपने पढ़ा है यहाँ पर, कहाँ पर, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, सबसे पहले हम यहाँ क्या पढ़ रहे थे? एसेंशियल कंडीशंस ऑफ अ टॉर्ट, जनरल कंडीशन 3 होना चाहिए, रॉन्गफुल एक्ट, लीगल डैमेज और लीगल रेमेडी। तो रॉन्गफुल एक्ट और लीगल रेमेडी तो क्रिस्टल क्लियर है। इसमें आती है बात लीगल डैमेज में। तो जब अपन लीगल डैमेज की बात करें तो दो तरह के मैक्सिम होता है, डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम। डैमनम साइन इंजूरिया मतलब डैमेज विदाउट इंजरी, इंजूरिया साइन डैमनम मतलब इंजरी विदाउट डैमेज। तो देखो, लॉ ऑफ टॉर्ट्स बोलता है कि टॉर्ट होने के लिए इंजरी होना जरूरी है, डैमेज होना जरूरी नहीं है। अब आप बोलेंगे मैम इंजरी और डैमेज में फर्क क्या होता है? तो इंजरी मतलब कि आपका कोई ना कोई लीगल राइट इफेक्ट हो रहा है, और जब आपका कोई लीगल राइट इफेक्ट होता है तो उसको लीगल डैमेज बोला जाता है। और अगर हम नॉर्मल डैमेज की बात करें, डैमेज मतलब कि आपको कुछ नुकसान हो गया, आपका प्रॉपर्टी का, पैसों का, कंफर्ट का, हेल्थ का, तो नॉर्मल लॉस, डैमेज ऑफ मनी, कंफर्ट, हेल्थ, प्रॉपर्टी इज नोन एज डैमेज। तो टॉर्ट होने के लिए आपको एक्चुअल में नुकसान होना जरूरी नहीं है। अगर आपका लीगल राइट इफेक्ट हो रहा है तो उसको लीगल डैमेज बोला जाएगा, और उस केस में आप बिल्कुल एक्शन ले सकते हैं। तो टॉर्ट होने के लिए लीगल इंजरी होना जरूरी है, एक्चुअल डैमेज होना जरूरी नहीं है। मतलब टॉर्ट होने के लिए डैमनम साइन इंजूरिया नहीं जरूरी है, बल्कि इंजूरिया साइन डैमनम जरूरी है। तो आप समझ गए हैं कि इंजूरियस एंड डैमनम जरूरी है। तो ए, सी और डी जरूरी है टॉट होने के लिए। तो आंसर क्या होगा कि क्या जरूरी नहीं है टॉट होने के लिए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ दिस इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टॉट? टॉट के लिए एसेंशियल कौन सा नहीं है? तो टॉट के लिए डैमनम साइन इंजूरिया जरूरी नहीं है, बाकी तीनों जरूरी है। आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टॉट लॉ इज, टॉट लॉ बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या रहा? टू कंपेंसेट प्लेंटिफ फॉर लॉस सफर्ड, टू पनिश द अक्यूज्ड, बोथ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब देखो, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, टॉर्ट के केस में कभी भी कोर्ट किसी को पनिशमेंट नहीं देता है, वो ज्यादा से ज्यादा कॉम्पेंसेशन देता है। कॉम्पेंसेशन मतलब अच्छा, किसी के टॉर्ट करने की वजह से आपको कोई नुकसान हो गया, तो आप ज्यादा से ज्यादा उस नुकसान की भरपाई ले सकते हैं। सामने वाले को जेल में नहीं डलवा सकते, सामने वाले को पनिश नहीं कर सकते। वो किस में होता है? वो क्राइम के केस में होता है। अगर आप ये वाला डिफरेंस बिटवीन देखेंगे, यहाँ पर मैंने सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग के बीच में डिफरेंस बताया था। तो मैंने इसमें बताया था कि इसमें रेमेडी क्या मिलती है सिविल रॉन्ग के केस में, यानी टॉर्ट के केस में बस मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन मिलता है। लेकिन जब बात क्रिमिनल रॉन्ग की आती है तो क्रिमिनल रॉन्ग के केस में ही पनिशमेंट और इम्प्रिजनमेंट मिलती है। तो अगर टॉर्ट लॉ की बात करें तो टॉर्ट लॉ का मेन मोटिव यही है कि अच्छा आपको नुकसान हुआ, ठीक है, आप उसके लिए कॉम्पेंसेशन ले लो, दैट्स इट। पनिश करना टॉर्ट लॉ का काम नहीं है, वो किसका होता है? वो क्रिमिनल लॉ का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टॉर्ट लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका है सिर्फ कंपेंसेट करना, पनिश करना नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज, टॉटम इज अ फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश, नन ऑफ द अबव। ये तो बहुत इजी है, ये हमने हमारे चैप्टर के फर्स्ट पेज में, फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था कि देखो, टॉट इज अ फ्रेंच वर्ड, it is derived from totum, and totum is a Latin word, and totum means wrong, and wrong is a English word। तो आपको पूछता है कि टॉट कौन सा वर्ड है, तो आंसर होगा फ्रेंच। अगर आपको पूछता है टॉटम कौन सा वर्ड है, तो आंसर होगा लैटिन। तो आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है कि टॉटम कौन सा वर्ड है, तो टॉटम कौन सा वर्ड है? टॉटम इज अ लैटिन वर्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन
ऑफ दिस चैप्टर लॉ ऑफ टॉर्ट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच इज क्वेश्चन नंबर 5, एंड आपको एक फ्रेज दिया हुआ है, द फ्रेज एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया मीन्स, आपको एक फ्रेज दिया हुआ है, द फ्रेज एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया मीन्स, चार ऑप्शन है, अ wrongful act creates guilt irrespective of guilty mind, an act creates no guilt unless there is a guilty mind. Sorry, an act create guilt if the result is a damage, all of the above. तो देखो, ये हमारे एक टॉपिक है मेंस रिया। मेंस रिया में हमने ये कोड पढ़ा था, और हमने पढ़ा था मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड। और सबसे बेसिक बात गिल्टी माइंड को ये है कि क्राइम होने के लिए, मार्क माय वर्ड्स, क्राइम क्राइम होने के लिए मेंस रिया होना जरूरी है। ये नहीं माना जाएगा कि मैंने क्राइम किया जब तक मेरा गलत इंटेंशन नहीं होगा। तो क्राइम होने के लिए मेंस रिया जरूरी नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू टॉट, टॉट होने के लिए मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि क्राइम होने के लिए गिल्टी माइंड जरूरी है। मतलब अगर आपका गिल्टी माइंड है तो ही आप क्या कहलाएंगे, गिल्टी कहलाएंगे कि हाँ आपने गलत काम किया है, लेकिन आपसे अनजाने में भूल हो गई, आपका कोई इंटेंशन नहीं था, आपका माइंड गिल्टी नहीं था, आपका इंटेंशन गलत नहीं था, इन दैट केस an act itself will does not create a wrongful act, it will create no guilt. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा an act create no guilt unless there is a guilty mind। ये एक फ्रेज है, इस फ्रेज का मतलब ये होता है actus non facit nisi mens sit ria, actus non facit rium nisi mens sit ria, इसका मतलब होता है an act create no guilt unless there is a guilty mind, right? This is applicable for criminal law। criminal law के केस में क्राइम होने के लिए मेंस रिया होना जरूरी होता है, बट टॉट होने के लिए मेंस रिया जरूरी नहीं है। इवन नेग्लिजेंस के केस में भी आपका एक्ट जो है वो टॉट माना जा सकता है। ठीक है, आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। अगर इसके बाद भी किसी को कोई डाउट है, please do let me know over any social media, WhatsApp, Instagram, Telegram. I will surely try to clear your doubts. ठीक है, and I hope that you all are preparing well for your exams. I want to wish you all the luck and all the best for your exams. ठीक है, with this is Ishika Agrawal signing off. See you in the next video. Till then, keep learning, because the more you learn, the more you grow, and the more you grow, the more you achieve. Take care. Bye bye.